ये करंट अफेयर्स 11 मार्च का है और ये करंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम जैसे आपका पीसीएस प्री एग्ज़ाम जब भी होता है यानी जुलाई में, और आर की कोई भी डेट नहीं है, जो आर कैंसिल हो गया है ना, तो उसके लिए काफ़ी यूजफुल है। इसके अलावा यदि आप वनडे को एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी वनडे का एग्ज़ाम हो, तो वहाँ करंट अफेयर्स आपको मिलेगा। ये अभी कल ही एक कल का है क्या, विश्व का सबसे बड़ा साहित्योत्सव, विश्व का सबसे बड़ा साहित्योत्सव कह सकते हैं क्या, विश्व का सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आप बताएंगे क्या? नई दिल्ली में, दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में कब से कब तक किया जाएगा? तो 11 से 16 मार्च के मध्य में दिल्ली में विश्व का सबसे बड़ा साहित्योत्सव का आयोजन किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? ये सवाल बहुत आवश्यक होता हमारे लिए। साहित्य अकादमी द्वारा किया जा रहा है। अब जैसे अभी आपने आरओ का पेपर देखा है, उसमें अगर किसी के बारे में जानकारी आपसे ली जा रही है तो स्टेटमेंट में लिया जाता है। इसे पूछा जाएगा क्या, आप सवाल किया गया कि विश्व का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव कहाँ हुआ, तो आप बताएंगे दिल्ली में हुआ। वो लिखेगा भी ऐसे कि विश्व का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव दिल्ली में आयोजित हुआ था और 11 से 16 मार्च के मध्य। और फिर नीचे स्टेटमेंट देता है क्या, इसका आयोजन साहित्य अकादमी द्वारा किया गया, जिसकी स्थापना 1954 में की गई थी। यह आपसे चूंकि आयोजन किसके द्वारा किया गया है, साहित्य अकादमी द्वारा किया गया है, तो इसका मतलब हुआ ये आपको जानना चाहिए कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना 12 मार्च 1954 की गई थी। करंट में अगर देखा जाए तो इसके अध्यक्ष पे सवाल हो सकता है। इसके अध्यक्ष वर्तमान में माधव कौशिकी हैं, इस बात को आप ध्यान रखिए। और साहित्य अकादमी का जो हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय है वो दिल्ली में है। और आपने आई दृष्टि को पढ़ा हो तो उसमें आप देख सकते हैं, उसमें है भी ये चीज़ें क्या कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है। 22 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। अब एक सवाल उठता है कि हमारी जो है अनुसूची 8 यानी शेड्यूल 8 में कुल कितनी भाषाएं हैं? उसमें 22 भाषाएं ही हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 लैंग्वेज हैं। लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है जो वो कितने भाषाओं में दिया जाता है? 22 भाषाओं में दिया जाता है, नहीं 24, वो 24 में दिया, जबकि अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं? 22 है। ध्यान रखिए इस बात को आप। तो 2023 का जो हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया वो संजीव को दिया गया। संजीव, उनकी रचना क्या है? मुझे पहचानो। और अंग्रेजी का जो दिया गया है वो नीलम शरण गौर को दिया गया है। रेक्विएम इन रागा जानकी के लिए दिया गया उनको। कौन सी पुस्तक है? रेक्विएम इन रागा जानकी के लिए नीलम शरण गौर को अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। जबकि वहीं आप देखते हैं कि हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दिया गया संजीव को मुझे पहचानो के लिए। अब चूंकि यहाँ दिल्ली की बात चल रही तो एक दो सवाल ऐसे भी होते हैं जो करंट अफेयर्स में जो हाल ही में चर्चा में रहता है उसे कनेक्ट करके सवाल पूछा जाता है आपसे। जानते क्या कि वृक्षारोपण की नीति लागू करने वाला दिल्ली जानते हैं भारत का पहला राज्य है। आज सवाल किया जा सकता है कि वृक्षारोपण नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आप बताएंगे दिल्ली है। दूसरी बात क्या, नीति आयोग की 8वीं बैठक का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ किया गया था? तो आप बताएंगे इसका आयोजन भी दिल्ली में किया गया था। तो इतने सवालों में से अगर देखा जाए तो हम लोगों ने जैसे कनेक्ट करके पढ़ा है तो एक सवाल आपको मिल ही जाएगा आराम से एग्जाम में। दूसरी बात है कि अगर इसे आप संबद्ध करते कहाँ, अगर आप इसे संविधान की अनुसूची यानी 8 से संबद्ध करिए और देखिए कि अनुसूची 8 में मूलतः कितनी भाषाएं थी और कितने संशोधनों के माध्यम से इन भाषाओं का सफर क्या हुआ है? 22 हुआ है। अगर आप चाहें तो इसे देख लीजिएगा, क्योंकि मूलतः इसे 14 भाषाएं थी, बाद में संशोधन करके 2-3 संशोधन किए गए जिनके माध्यम से वर्तमान 22 भाषाएं हैं यहाँ पर। तो एक बार इसको देखिएगा, लिंक जरूर करिए, सवाल आपको हमें मिल सकता है। नेक्स्ट क्या आपका है? सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति क्यों चर्चा में है? अब सवाल उठता है कि सुधा मूर्ति को चर्चा में क्यों आ गई? तो इनका अगर देखते हैं आप कि इन्होंने इनको अभी हाल ही में क्या नियुक्त किया गया है? राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया है। कहाँ नॉमिनेट किया गया है? राज्यसभा में सुधा मूर्ति को। एक सवाल उठता है कि जो राज्यसभा में कितने सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है? तो आप देखेंगे कि राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं। कितने? 250 मेंबर होते हैं। ये कुल 250 होते हैं। इन 250 में 238 जो सदस्य होते हैं, 238, इन सदस्य कैसे होते हैं? ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, यानी इन्हें राज्य के जो एमएलए होते हैं चुनते हैं ना,
यानी राज्य की विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचित होते हैं। लेकिन 12 ऐसे होते हैं, 12 मेंबर, कितने होते हैं? 12 सदस्यों को राष्ट्रपति कहाँ मनोनीत करता है? राज्यसभा में। उसी 12 में से एक मनोनीत किया किसने भी हाल ही में? द्रौपदी मुर्मू ने सुधा मूर्ति को मनोनीत किया है, इसीलिए चर्चा में है। अब सवाल उठता है कि ये बातें कहाँ की गई हैं। अब आपको जानना चाहिए कि लोकसभा की संरचना कहाँ है, राज्यसभा की संरचना कहाँ है, संसद की संरचना कहाँ है। अगर आप देखेंगे तो राज्यसभा की संरचना की बात अगर किया जाए तो राज्यसभा की संरचना आर्टिकल कहाँ है? 81 में, नहीं 80 में है, ठीक। हाँ, राज्यसभा कहाँ मिलेगा आपको? आर्टिकल 80 में मिलेगा, और जबकि लोकसभा कहाँ मिलेगी? 81 में मिलेगी। और दूसरी बात यह भी है कि राज्यसभा से अगर संबद्ध सवाल संविधान से निकाला जाए तो राज्यसभा का अगर गठन किया कहा जाए कि पहली बार गठन कब हुआ, तो 1952 में हुआ है। आपको ये भी देखना चाहिए, करंट से कनेक्ट करते हुए देखना चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि संविधान का वह कौन सा आर्टिकल है जो राज्यसभा में राष्ट्रपति को 12 सदस्यों को नॉमिनेट करने की शक्ति देता है। यानी यह प्रावधान कहाँ है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा। ऐसा प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये आप समझिएगा, ये कहाँ है? आर्टिकल 83 में है। कहाँ है? 83। इधर ध्यान रखिएगा, 83 या 82 दोनों की बात है, दोनों में बात कही गई है। फिर आप अगर ये देखा जाए कितने 250 238 दोबारा नॉमिनेट होंगे। और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि मनोनीत होना और मनोचयन करना, क्या दोनों में अंतर है या दोनों एक ही है? तो मनोनीत करना और मनोचयन करना दोनों एक ही शब्द हैं, यानी चर्चा में बने रहते हैं। अब दूसरी बात आप क्या देखेंगे, दूसरा करंट क्या आपका है कि रिके यामामोटो, ये कौन है? रिके यामामोटो जापान के रहने वाले हैं। इन्हें 2024 का प्रित्जेकर पुरस्कार दिया गया, जिसकी स्थापना 1979 में की गई थी। ये जो प्रित्जेकर पुरस्कार है, इसका संबंध जानते हैं पत्रकारिता से है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, किससे संबद्ध है? ये पत्रकारिता से संबद्ध है, इसे दिया गया उन्हें। और इसे कभी कभी आर्किटेक्ट का नोबेल अवार्ड भी कह दिया जाता है। किसे? इस अवार्ड को। तो रिके यामामोटो क्या दिया गया? 2024 का प्रित्जेकर पुरस्कार दिया गया, जो कि पत्रकारिता संबंधित है। और इसकी स्थापना 1979 में शुरू की गई थी। किसकी? इस पुरस्कार की। दूसरी बात और क्या आपका क्लियर है क्या कि मिस वर्ल्ड 2023 का जो 71वां कौन सा 71 है ना, मिस वर्ल्ड 2023 जो कि 71वां संस्करण है, इसकी विजेता कौन है? क्रिस्टीना पिचकोवा है। कौन है? क्रिस्टीना पिचकोवा। और इसका आयोजन जानते कहाँ किया गया था? इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया था। कब? 9 मार्च 2024 को। ध्यान रखिएगा, कब किया गया था? 9 मार्च 2024 को। इसके बाद आप देखें कहाँ? भारत शक्ति। भारत शक्ति यानी कि भारत शक्ति का अभ्यास है। इसका अभ्यास है तीनों सेनाओं का अभ्यास है। इसका अभ्यास तीनों सेनाओं का। भारत के तीनों सेनाओं का अभ्यास हुआ कहाँ? पोखरण। पोखरण कहाँ है? राजस्थान में है। अब एक सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि तीनों सेनाओं के जो चीफ हैं, यदि उन्हें आप ढूंढ लीजिए तो वनडे एग्जाम के लिए वो सवाल होते हैं। जैसे आप एसएससी को देता है, एसएससी जीडी देता है, यूपीपी देता है, तो वहाँ आपके सवाल है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति तो कौन है? उन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति हमारा राष्ट्रपति यानी कि कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। लेकिन जल सेना का कौन है? आर हरिकुमार है। वायुसेना के कौन है? BR चौधरी हैं। और थल सेना के कौन है? मनोज पांडे हैं। यानी इन तीनों को अगर आप वनडे एग्जाम के लिए खासकर जान सकते हैं। बाकी अगर कहा जाए सिविल में तो उनके लिए कोई सवाल नहीं बनता है, इस बात ध्यान रखिएगा। ये तीनों सेनाओं का जो संयुक्त अभ्यास आयोजित किया जाएगा, आज कौन सी डेट है? आज 12 मार्च है। यानी भारत शक्ति का आयोजन 12 मार्च को ही, यानी आज ही आयोजित हुआ है। कहाँ पर? पोखरण, राजस्थान में। यानी कि जो भी इसको आप पढ़ रहे, भारत शक्ति क्या है? एक सैन्याभ्यास है, यानी भारतीय सेनाओं का, तीनों सेनाओं का सैन्याभ्यास है। उन तीनों सेनाओं का जो कमांडर है, सर्वोच्च कमांडर, जिसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 घोषित करता है, जिसमें लिखा गया है क्या कि राष्ट्रपति क्या है? तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा। तो है ना, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति हैं हमारे। और अलग से अगर आप देखेंगे कि जल सेना किसके पास है, तो आर हरिकुमार हैं। और वायुसेना किसके पास है? BR चौधरी। और थल सेना के अध्यक्ष कौन है इस वर्तमान में? मनोज पांडे। ठीक। और आज इसका आयोजन कहाँ किया गया? इस अभ्यास का
पोखरण राजस्थान में। ठीक, चलिए नेक्स्ट, बहुत ही विवादित मामला है जिसका सवाल करंट अफेयर से, क्या आसिफ अली जरदारी, क्या नाम है इसका, आसिफ अली जरदारी। ये ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी पत्नी की हत्या करवा करके राजनीति की शुरुआत की है, यानी ये पाकिस्तान का कौन है, ये 14वां राष्ट्रपति बना है। कौन, आसिफ अली जरदारी। ये जब पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने हैं। इनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, यानी जिसे शार्ट में क्या कहते हैं, ट्रिपल पी, यानी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के हैं ये, जिसकी स्थापना अगर ये कहा जाए तो बेनजीर भुट्टो जो नहीं है, बेनजीर भुट्टो पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रही। ये दौर वो है जब राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री भारत के हुआ करते थे, तो उसमें बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। तो ये कहा जाए कि बहुत ही पाकिस्तान में जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उन सब में बहुत ही बेहतर प्रधानमंत्री कौन था, बेनजीर भुट्टो थी, जिनकी हत्या आसिफ अली जरदारी ने करवा दी थी। और आसिफ अली जरदारी और इनका बेटा था, दो लोग मिलकर इनकी हत्या करवा दिए थे। और उस समय क्या नाम है, परवेज मुशर्रफ थल सेना अध्यक्ष हुआ करते थे। मतलब कह सकते हैं कि उसी के बाद से पाकिस्तान की जो सत्ता है वो पूरी तरह अस्थिर है, क्योंकि बेनजीर भुट्टो की हत्या उस समय की गई थी जब एक जनसभा को संबोधित कर रही थी, और हत्या होने के बाद सारे साक्ष्य को आसिफ अली जरदारी ने क्या करवा दिया था, मिटवा दिया था। यानी ऐसी लिपापोती करवा दिया कि जो खून के छींटे थे वो हटा दिए गए। इंटरपोल जो पाकिस्तान में लैंड किया तो इंटरपोल को कुछ मिला ही नहीं, इसीलिए आसिफ अली जरदारी बच गया। आसिफ अली जरदारी वही जो इसके पहले भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान का राष्ट्रपति रह चुका है। ये दूसरी बार अब राष्ट्रपति मतलब जो 14वें बार बनने जा रहे हैं ये इसके पहले भी रह चुके हैं। कब, 2008 से लेकर के 2013 के मध्य में ये क्या रहे हैं, पाकिस्तान के राष्ट्रपति रह चुके हैं। यानी कि हत्या का जो मामला है उसके ठीक पहले का है। आप समझ सकते हैं कि एक ऐसे राजनेता जो पाकिस्तान के कह सकते हैं, जैसे हमारे देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी रहे हैं, वैसे बेनजीर भुट्टो कहाँ पाकिस्तान में थी, लेकिन उनको मार दिया गया। इनके बारे में कई बार चर्चा की गई। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ते हैं तो इन पर बात आती है। फिर हम कहाँ चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ। अब ये भी कह सकते हैं कि राजनीति में अपने ही पुत्रों की हत्या, अपने पति की हत्या लोग करके राजनीति की सीढ़ियों को चढ़ते हैं, अपनी सफलता की सीढ़ियाँ। और भारत में भी ऐसी घटनाएं घटी, ऐसा नहीं है। भारत में भी हमारे यहाँ कुछ प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने कुछ, क्या एक ही नाम है इंदिरा गांधी का, जिन्होंने ऐसा कुछ किया है ना, अपने ही पति को मरवा दिया। समझ सकते हैं आप, हाँ, राजनीति में खास करके कहाँ, भारत में ऐसा तो। लेकिन यहाँ पर पति ने किसको मरवा दिया, पति ने मरवा दिया पत्नी को, अपोजिट है। तो पाकिस्तान भी चूंकि भारत से जुड़ा हुआ है, चूंकि भारत का हिस्सा पहले रहा ही है, तो जाहिर सी बात है डीएनए मैच करना ही करना है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ पे आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने कितने उपग्रहों को अभी हाल ही में खोजा है, तो आप बताएंगे। 3 उपग्रहों को भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने खोजा है। उसमें क्या जानते, 2 ग्रहों के लिए अरुण ग्रह का एक उपग्रह ढूंढा जिसका नाम क्या, यस 2023 U1, ठीक। और 2 उपग्रह किसके ढूंढे गए, वरुण ग्रह के। वरुण ग्रह के 2 उपग्रह हैं कौन कौन से, यस 2021 N5 और यस 2021 N1। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ सवाल आपके लिए मिल जाएगा। दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन कहाँ किया गया, दुबई में किया गया है। यूएई, यानी यूएई की राजधानी क्या दुबई है, वहां आयोजित किया गया। दूसरा सवाल आपके लिए क्या है, खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार किसने जीता है, तो भारत ने जीता है। और गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश है, तो वह कौन है, फ्रांस। यानी गर्भपात को क्या कर दिया, गर्भपात करवाने का आपको अधिकार है, आप करवा सकते हैं। ऐसा अधिकार देने वाला कौन है, ऐसा अधिकार देने वाला है फ्रांस। तो ये करंट अफेयर जो अभी आपने हमारे द्वारा पढ़ा, ये करंट अफेयर्स है 11 मार्च का। मेरा प्रयास होगा कि आपको डेली टू डेली करंट अफेयर्स अपडेट किया जाएगा। आप नोट डाउन करते रहिए इसको, आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होगा। आपको अच्छा लगे तो लोगों तक जरूर पहुंचाइए इसे।